हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम लोगों ने अभी हिंदी में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है और इसी प्रोसेस के ड्यूरेशंस में हम लोगों का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। और इस सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को ले रहे हैं और इसका पहले हमने एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो पिछली क्लास हम लोगों ने रिकॉर्ड की थी वहाँ पे हम लोगों ने पदार्थ के बारे में समझ लिया था, कणों के भौतिक गुणों के बारे में समझा था। इसके बाद पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के भी बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। इसके बाद पदार्थ की अवस्थाओं पे हम लोग आए थे, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि हमारे चारों तरफ तीन तरीके के पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव्य अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। और इस तरीके से हमने हर एक अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थों के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, गुणों के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पे ये पढ़ा कि अगर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में अगर है तो उसकी आकार क्या होगी, निश्चित होगी, और उसका आयतन भी क्या है, निश्चित होता है। वो नगण्य रूप से संपीड्य होता है, यानी कि इसको दबाया नहीं जाता है, जा सकता है, और हर एक ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। तो ये हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशंस की थी। द्रव अवस्था के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द्रव तरल होता है, यानी कि ये फ्लो कर सकता है, ये बह सकता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है बट ये इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में आप किसी भी द्रव्य को डालोगे वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। अब आप देखेंगे कि इसकी संपीड्यता ठोस अवस्था से अधिक होती है और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये दृढ़ नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखी है। गैसीय अवस्था के बारे में हमने आपको ये बताया था कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ का न तो आयतन फिक्स होता है, न ही उनकी बाउंड्री फिक्स होती है और न ही उनका आकार फिक्स होता है। उनको आसानी से आप दबा सकते हैं और बहुत एक्सटेंड तक उसको दबाया जा सकता है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। तो आज के सेशंस में हम लोग पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है और तीनों अवस्था को हम लोग इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि गैस को पानी में बनाया जा सकता है, पानी को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरीके से ठोस को पानी में, पानी को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपका पदार्थ ठोस अवस्था में है और उसको द्रव्य अवस्था में आपको परिवर्तित करना है, तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग ऊष्मा देंगे, यानी कि हीट आप प्रोवाइड करोगे, और हीट देने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जिस स्टेज पे वो ठोस द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। फिर द्रव्य को जब आप और भी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे और भी ज़्यादा ऊष्मा आप देते चले जाओगे तो धीरे धीरे द्रव्य भी आपके ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा या वाष्प की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें मालूम है कि पानी को आपने देखा होगा और पानी तीनों अवस्था में आपने देख रखा होगा, बर्फ, द्रव्य और वाष्प की अवस्था में। अगर आपने पानी को आप रेफ्रिजरेटर में रख दो तो ये बर्फ की अवस्था में चला जाएगा। बट पानी को आप बर्फ की अवस्था में अगर पानी है और इसमें आप हीट प्रोवाइड करते चले जाओ, कंटिन्यूअसली हीट करो, लगातार आप ऊष्मा को देते चले जाओ, तो जो पानी है वो द्रव्य अवस्था में आएगा। और फिर अगर आप उसको और ज़्यादा ऊष्मा देते चले जाते हैं तो पानी अपने वाष्प की अवस्था में चला आता है। कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था में कब परिवर्तित होगा, अपने ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में कब आएगा, जब तापमान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, और दूसरा दबाव में परिवर्तन किया जाए, ठीक है ना। अगर आप दबाव और तापमान में परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आता है और आप किसी भी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में ले जा सकते हैं या द्रव्य अवस्था से वाष्प की अवस्था में ले जा सकते हैं। अब हम लोग तापमान में परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे एक टर्म है मेल्टिंग पॉइंट, जिनको गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पे वायुमंडलीय दबाव पे कोई ठोस पिघल कर द्रव्य बनता है उस तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं। गलनांक वो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी ठोस हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, जो हमारा बर्फ का गलनांक है वो 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 भी लेते हैं। अब संगलन की गुप्त उष्मा को हम लोग लेटेंट हीट भी कहते हैं, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। सो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी उष्मा की ऊर्जा होती है, उसी उष्मा को हम लोग संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। और इसको संगलन की गुप्त उष्मा को हम लोग देखें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला गया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि अगर एक कंटेनर में हमारे पास बर्फ के गोले हैं और इन बर्फ के गोलों में आप अगर एक थर्मामीटर लगा दो इस तरीके से, तो आप देखोगे, और यहाँ से बर्फ के गोलों को आप क्या करो कि एक बर्नर के हेल्प से गर्म करो, तो देखोगे कि थर्मामीटर का जो आपका मरकरी लेवल है वो ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद ये इंक्रीज करना बंद हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर बर्फ के गोले आपने लिए हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट दे रहे हो कंटिन्यूअसली, बट आप देखोगे कि ये हीट आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये पूरा जो आपका सिस्टम है इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इस समय जितनी भी उष्मा दी जाती है ये स्टेट के ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो जाती है, या कह सकते हैं अवस्था के परिवर्तन में यूज हो जाती है। ठीक है, और इस समय जितनी उष्मा दी जाती है उसी को हम लोग गुप्त उष्मा कहते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के फॉर्म में रीड नहीं किया जा रहा है थर्मामीटर में। आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे बर्फ के गोले आपके मेल्ट कर जाएंगे, पिघल के जैसे ही द्रव अवस्था में आएंगे आप देखेंगे फिर से टेम्परेचर क्या है, ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को लेते हैं। दूसरा है हमारा क्वथनांक है। वायुमंडलीय दाब पे वो तापमान जिस पे द्रव उबलने लगता है, इस तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। ठीक है, ये एक बल्क प्रॉपर्टी है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप केल्विन में अगर सेल्सियस को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप 273 ऐड कर दोगे तो आपका डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। आप देखेंगे कि अगर आप इसमें इस कंटेनर में आपने वाटर लिया है, लिक्विड वाटर लिया है, और इस लिक्विड वाटर को कंटिन्यूअसली आप बर्नर के हेल्प से हीट कर रहे हो, और यहाँ पे आपने अगर थर्मामीटर लगा के रखा है तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप गर्म करोगे थर्मामीटर का मरकरी क्या है, रेज करता जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जाके रुक जाएगा, क्योंकि इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर, लिक्विड वाटर वाष्प जल में परिवर्तित हो रहा है, और इस कारण से यहाँ पे जो भी उष्मा दी जा रही है ये उष्मा क्या है कि टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, या कह सकते हैं ये सराउंडिंग के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो भी उष्मा दी जा रही है ये स्टेट के बदलने में यूज हो रहा है, अवस्था के बदलने में यूज हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो आपका हीट दिया गया है इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर हिंदी के टर्म में देखा जाए तो इसको कहा जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे वाष्प के कणों उसी तापमान पे पानी के कणों में की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेखों में दिखाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सॉलिड में जब आप हीट दोगे ये लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और अगर लिक्विड में आप फिर से हीट दोगे, हीट सप्लाई करोगे, यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
तो लिक्विड हमारा क्या जाएगा, द्रव वाष्प की अवस्था में जाएगा, यानी कि गैस की अवस्था में जाएगा। फिर गैस को अगर आप ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को आप और अगर ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया। अगला क्या है, तो अगला है हमारा इस टर्म को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, और इसको बोला गया है ऊर्ध्व पतन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे चले जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे ठोस वस्तुएं जो बिना द्रव अवस्था में गए गैसीय अवस्था में चले जाए, इस तरीके के प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्व पतन कहते हैं, पातन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन बोला गया है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चला जाता है बिना अपने लिक्विड स्टेट में गए, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे ऊर्ध्व पातन बोला गया है। ठीक है, सो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्व पतन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद है दाब के परिवर्तन का प्रभाव। अगर किसी भी अवस्था में कोई भी पदार्थ है और उस पर दाब बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसके अवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाता है। सो गैस पे अगर आप दबाव बढ़ाएं, कॉन्टिन्यूसली आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, और साथ ही उसको आप क्या करें, उसके टेम्परेचर को भी कम करें, तो आपका जो गैस है वो ठोस अवस्था में, आप कह सकते हैं द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। सॉरी, ज़्यादा दबाव बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। अब एक टर्म है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या टेंडेंसी पाई जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ठंडा करो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया आपने, उसको ठंडा भी किया और उसके ऊपर आप क्या है कॉन्टिन्यूसली दबाव भी बढ़ाते चले जा रहे हो, तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था से डायरेक्टली किसमें चला जाएगा, तो ये अपने ठोस अवस्था में चला जाएगा। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेरिक तक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दाब के परिवर्तन के प्रभाव को आपने समझ लिया होगा। यानी कि अगर आप किसी भी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ के ऊपर में दाब लगाते हैं, दाब बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसके अणु धीरे धीरे पास में आएंगे, और धीरे धीरे में पास में आने के कारण वो अपने गैसीय अवस्था से द्रव की अवस्था में चले जाएंगे। सो आप कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करने में हम लोग तापमान को बढ़ा घटा के भी कर सकते हैं, और दाब को बढ़ा घटा के भी किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा वाष्पीकरण है, और वाष्पीकरण को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं इंग्लिश में। सो एक ऐसी सतही प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, तो एक सतही प्रक्रिया है, क्योंकि ये सतह से स्टार्ट होती है। ये एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पे वाष्प में बदल जाते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। आपने देखा होगा कि पानी को अगर आप उबालो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पानी जो है हमारा लिक्विड वाटर जो है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, और ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, सो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है सतही क्षेत्रफल। आप सतही क्षेत्रफल को बढ़ा के वाष्पीकरण को के दर को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कपड़े को अगर गर्मी के दिनों में हम लोग सुखाना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, खींच के पसारते हैं, और इस कारण से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इस कारण से
रेट ऑफ इवापोरेशन या वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है और कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाता है। आप क्या करो कि एक इस तरीके से छोटे से कंटेनर में पानी रखो, 100 ml पानी लो या 100 ml पानी आप इस तरीके के कंटेनर में लो। आप देखोगे कि यही 100 ml वाटर यहाँ पे बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। यह वाष्पीकरण का यहाँ पे दर क्या है, बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे सतही क्षेत्रफल कम है। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो हमारा वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता, हवा में जल अगर ज़्यादा है तो आप देखेंगे हवा में आर्द्रता के बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो चाहिए, घट जाती है। वायु की गति, वायु की गति के बढ़ने के कारण आप देखेंगे कि वाष्पीकरण का दर क्या है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि अगर किसी भी कपड़े को अगर हमें ड्राई करना है तो हम लोग उसको फैन के नीचे में रख देते हैं ताकि वायु की गति बढ़ जाए और वायु की गति के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब वाष्पीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जो शीतलता देती है और आपने देखा होगा जब आप काफी ज्यादा खेल कूद के आते हो और बहुत सारा पसीना होता है और आप अगर फैन के नीचे में चले जाओ तो देखोगे कि वाष्पीकरण के दर के कारण क्या होता है बढ़ जाने के कारण एक शीतलता आपको मिलती है और ये शीतलता इसलिए मिलती है क्योंकि वाष्पीकरण प्रोसेस के ड्यूरेशन में सरफेस से हीट क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। जिस सरफेस पे, जिस सतह के ऊपर में वाष्पीकरण प्रक्रिया हो रही है उस सतह से वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो ऊष्मा होती है वो सोख ली जाती है। इस कारण से शीतलता का अनुभव होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वाष्पीकरण से शीतलता क्यों आती है ये मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है और इस तरीके से पूरा का पूरा ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। अब अगले चैप्टर हम लोग अगले सेशंस में अगले चैप्टर को लेंगे और अभी मैंने आपको रसायन शास्त्र के पहले अध्याय के बारे में समझाने का प्रयास किया है। कहीं पर भी आपको लग रहा है कि और वीडियो लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं और हम लोग अगले वीडियो में उन सारे सुधारों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन।